हेलो एवरीवन, जीत क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। कुछ पंक्तियों के साथ आज शुरू करेंगे, तो सुनिएगा कि यदि उसूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। इन नई उम्र के खुद मुख्तारियों को कौन समझाए कि किस ओर चलना जरूरी है और किस ओर चलने से बचना जरूरी है। समझिएगा कि अगर आपको लगता है कि आप कहीं पर सही हो और विरोधाभास हो रहा है, तो उस विरोधाभास का विरोध करना भी आपका कर्तव्य है। लेकिन यदि आपको कभी कोई सही सलाह दे रहा है, तो जवानी के जोश में उसे पागल मत समझिएगा। समझ गए? आते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज हम पढ़ेंगे आवर्त सारणी। तो आवर्त सारणी तक पहुंचने के लिए उससे पहले का संघर्ष क्या है, उसके पहले कौन कौन से वैज्ञानिक आए और उन्होंने अपने कौन कौन से तर्क दिए, कौन कौन से नियम दिए, उनमें क्या कमियां रही, फिर उनसे आगे जो आए उन्होंने उनमें क्या सुधार किया, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले बाबा डोबेराइनर से। तो बाबा डोबेराइनर ने एक नियम दिया, जिसके अंदर इन्होंने एक त्रिक नियम दिया। इन्होंने कुछ परमाणुओं को, कुछ तत्वों को एक त्रिक के अंदर व्यवस्थित किया। इन्होंने तीन त्रिक दिए, जिनमें से तीन त्रिक हम लेते हैं और इनके नियमों को समझते हैं। इन्होंने कहा कि कुछ तत्व होते हैं जिनके भौतिक और रासायनिक गुणों में समानताएं देखी गई। उन्होंने उन तत्वों को त्रिकों में बांट दिया। तो देखिएगा, Li, Na और K, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में इन्होंने कहा कुछ समानताएं पाई जाती है। जो इनका तर्क था वो सही भी था। इनमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की समानताएं पाई जाती है। इनके गुण होते हैं वो ये समान गुण दर्शाते हैं। और भी इनमें कई समानताएं पाई जाती है, वो हम आगे जब आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी आएंगी उनमें पढ़ेंगे। तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक ये क्या होते हैं और उनके गुण क्या होते हैं, वहां पर पढ़ेंगे। अब सामान्य समझिए कि इन्होंने ये सही बताया था कि इनके गुण समान पाए जाते हैं। दूसरा तिक था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तीसरा था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इन्होंने इस त्रिक को समझाने के लिए एक और कहा कि इनके परमाणु भार, पहले तत्व का परमाणु भार और दूसरे तत्व का परमाणु भार का जो औसत होगा, इनका जो एवरेज होगा, वो होगा इनके मध्य के परमाणु तत्व के परमाणु या तत्व है, इन्हें तत्व से डिनोट करते हैं। तो देखिएगा, मध्य तत्व का एवरेज होगा। तो देखिए कैसे, लिथियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 7। ये आगे हम पढ़ेंगे, इन्हें कुछ कुछ याद भी करना पड़ेगा और कुछ कुछ हम इन्हें समझेंगे भी। और पोटेशियम का होता है 39, इनका एवरेज हुआ 23। तो सोडियम का परमाणु भार कितना होता है 23, लिथियम का 7 होगा और पोटेशियम का 39 होगा। ये हमने पढ़ा है, यहां से निकाला है, देखिए आप। अब आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम का होगा 40, बेरियम का होगा 137, इसका एवरेज होगा 88.5 जो होगा। स्ट्रोंशियम का, आगे बढ़ते हैं, क्लोरीन का होगा 35.5, आयोडीन का होगा 127 और ब्रोमीन का होगा एवरेज 81.5। तो डोबेराइनर ने त्रिक दिया, उसमें कहा कि त्रिक में प्रथम तत्व और तृतीय तत्व, तीसरे तत्व, इन दोनों का एवरेज जो होगा वो द्वितीय तत्व यानी कि मध्य तत्व के बराबर होगा, परमाणु द्रव्यमान या तत्व का द्रव्यमान। ये इन्होंने त्रिक में समझाया। आगे बढ़ते हैं। इनका त्रिक का जो नियम था वो बहुत कम तत्व बताए थे इन्होंने। तो स्वाभाविक है कि बहुत कम तत्व बताए तो ज्यादा कमियां क्या निकाले, कमियों में ही था ये तो। और
इनका जो ये नियम था, इन्होंने बहुत से ट्रिक और दिए थे, उन पर ये सही तरह से लागू नहीं हुआ। कुछ ट्रिक थे जिनमें असमान गुणों वाले तत्व भी रखे गए थे। तो आगे बढ़ते हैं। और न्यूलैंड ने अपना अष्टक सिद्धांत दिया था, अष्टक नियम दिया गया था। इन्होंने कहा था कि अगर तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाए, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाए, तो एक निश्चित अंतराल के बाद उनके गुण आपस में समानताएं दर्शाएंगे। तो उनके गुण आपस में समानताएं किस प्रकार दर्शाएंगे, आप देखिए। तो देखिए, इन्होंने लिया था लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, एक मिनट, सॉरी, कहां पर चले गए। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। बाबा नियोन पर नहीं गए, ये अक्रिय गैसों पर नहीं गए, इनकी ये कमजोरी थी, इनकी ये सीमा थी, वो आगे पढ़ेंगे। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, फास्फोरस का क्या है, एक मिनट, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन फिर अक्रिय गैसों में आ गया। ये इन्होंने अष्टक का नियम दिया। इन्होंने कहा कि निश्चित अंतराल बाद में परमाणु को अगर बढ़ते भार के क्रम में रखें तो निश्चित अंतराल बाद में तत्वों में समानताएं दिखाई देती है। इन्होंने कहा कि पहले तत्व और 8वें तत्व में आपको समानताएं दिखाई देगी। इन्होंने इसे एक संगीत के स्वरों में भी समझाया था, देखिएगा। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। इन्होंने कहा जिस प्रकार पहले और 8वें तत्व में समानता किस आधार पर बताया था कि जिस प्रकार ध्वनि के स्वर, संगीत के स्वरों में पहले और 8वें स्वर में समानताएं पाई जाती है, उसी प्रकार पहले और 8वें तत्व में समानताएं पाई जाएगी। कैसे देखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां और आठवां। आठवां यहां पर आ गया, निश्चित अंतराल 1 2 3 4 5 6, और ये सातवां और आठवां आ गया। एक यहां से गिनती होगी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। पहले और 8वें तत्व में समानताएं पाई जाती है। सोडियम से भी 8वां गिनेंगे तो देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां। एक मिनट, सॉरी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। फटाफट में साथ में गिन लिए थे। तो आप देखिए, सोडियम और पोटेशियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के गुण समान पाए जाएंगे। बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम के गुण समान पाए जाएंगे। बोरोन और एल्यूमिनियम के गुण समान पाए जाएंगे, क्योंकि ये पहले और 8वें तत्व है। इन्होंने अपना यह सिद्धांत दे दिया कि रासायनिक और भौतिक गुण पहले और 8वें तत्व के समान पाए जाएंगे। अब इनकी कमियों की ओर आते हैं। तो इनकी कमियां ये है कि इन्होंने केवल, इनके जो नियम थे वो केवल और केवल कैल्शियम तक ही लागू है। कैल्शियम के आगे इनके नियमों ने काम करना बंद कर दिया, वहां पर असमानताएं दिखाई देने लगी थी। तो एक तो इनकी ये कमी हो गई। दूसरी कमी थी कि इन्होंने जो अक्रिय गैसें थी, फ्लोरीन के आगे नियोन, कैल्शियम, फ्लोरीन के आगे आर्गन, इन्होंने इनके बारे में नहीं बताया, ये इनकी कमी थी। और इन्होंने कुछ ज्यादा तत्वों के बारे में भी नहीं बताया, हाइड्रोजन वगैरह के बारे में भी नहीं बताया। इनकी ये कमियां थी। आगे आते हैं लोथर मेयर वक्र। लोथर मेयर साहब थे जिन्होंने एक वक्र दिया था, समझिएगा। ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, आप सिंपली समझिए इसे।
कि लोथर मेहर साहब ने एक वक्र दिया जिसमें उन्होंने तत्वों को 3 आधार बताए, शिखर, अवरोही क्रम और आरोही क्रम। तो देखिए कौन सा कलर लें, ये लेते हैं। इन्होंने कहा जो शिखर पर होंगे, इस वक्र के शिखर पर होंगे वो सारी धातुएं होंगी। कौन सी? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। शिखर पर होंगे सारी धातुएं। हम इसे समझ रहे हैं 2-3 उदाहरणों के द्वारा। तो शिखर पर होंगे वो सारी धातुएं होंगे। फिर आते हैं हम अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में आपको पता है अवरोही क्रम होता है घटता क्रम। जो ढाल होगी उसे हम अवरोही क्रम मानेंगे। तो यहाँ पर ढाल कौन सी है देखिएगा, ये तो आरोही क्रम हो गया, चढ़ता हुआ क्रम हो गया। लेकिन यहाँ पर ये ढलता हुआ क्रम होगा, वो होगा अवरोही क्रम। अब अवरोही क्रम में सारी मृदा धातुओं को बताया इन्होंने। यहाँ पर आता है कैल्शियम, ये Ca लिखा हुआ है, ध्यान रखना, या फिर यहाँ पर साइड में लिख लीजिए आप कैल्शियम। ये वापस फिर से ये इधर पे बिंदु है, ध्यान रखना, ये वापस इधर आएगा मैग्नीशियम। इन्होंने ढलते हुए क्रम में दिया। मैग्नीशियम पहले ले लो, या फिर मैग्नीशियम पहले आता है। और भी आप लेना चाहो तो स्ट्रोंशियम। तो यहाँ पर लिखते हैं मैग्नीशियम, एक बार लिख लीजिए फिर वापस समझाएंगे। और तीसरा इन्होंने लिया, कलर कौन सा लें, ये वाला लेते हैं आपकी बात, आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम। तो इन्होंने बढ़ते क्रम में रखा हेलोजन को। अब बढ़ता क्रम कौन सा होगा, ये ऊपर की ओर जा रहा है, ये बढ़ता क्रम होगा तो क्लोरीन। वापस से ये बढ़ता क्रम होगा ब्रोमीन, और फिर ये बढ़ता क्रम होगा आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब वापस से इसे समझिएगा कि लोथर मेहर साहब ने कहा था कि कुछ तत्वों के आयतन, गलनांक और कंथनांक एक जैसे गुण प्रदर्शित करते हैं। इन्होंने इसे एक वक्र के द्वारा समझाया था, एक प्रयोग के द्वारा समझाया था। सिर्फ हम नॉर्मली वक्र बना रहे हैं, सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी पूछे जाते हैं शिखर, आरोही और अवरोही और कुछ तत्वों की समानता के बारे में। तो देखिए इन्होंने कहा कि शिखर पर, शिखर यानी इन्होंने ये ऐसा कुछ बनाया, ये हो गया इसका शिखर। ये वक्र हो गया जिसमें ये हो गया शिखर। आगे बढ़ते हैं तो देखिए ये जो भाग होता है ये चढ़ता हुआ भाग होता है। देखिए चढ़ेंगे कैसे, ऐसे ही चढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये हो गया चढ़ता हुआ भाग, इसे कहा गया आरोही। हम नाल में ऊपर चढ़ते हैं तो चढ़ते हैं तो होता है आरोही क्रम, और उतरते हैं तो होता है अवरोही क्रम। ये देखिएगा, ये जो हम उतर रहे हैं, नीचे की ओर आ रहे हैं, ये होगा अवरोही क्रम। तो इन्होंने आरोही क्रम में रखा LiNa, सॉरी शिखर पर रखा LiNa के लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को। अवरोही नीचे की ओर ढलते क्रम में रखा मैग्नीशियम, कैल्शियम, और आरोही ऊपर की ओर बढ़ते क्रम में रखा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये था लोथर मेहर वक्र का नियम। ये भी कुछ तत्वों पर ही लागू हुआ, इसे ये ज्यादा विस्तृत रूप नहीं दे पाए, ये इनकी कमियां थी, ये ज्यादा इसमें कुछ नहीं बता पाए। आगे आते हैं मेंडलीफ के अनुसार। अब मेंडलीफ साहब ने कुछ ज्यादा बताया था, बहुत काफी हद तक बताया था, लेकिन जो इनका आधार था वो गलत था।
वो आगे कमजोरी में पड़ेंगे। ये आधार पर मात खा गए वहां पर। तो बढ़ते हैं, देखिएगा आगे। मेंडलीव साहब ने अपने नियम में कहा कि परमाणु के भौतिक और रासायनिक गुण उनके द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं। इन्होंने कहा कि परमाणु के जो गुण हैं, या कहो तो तत्व ले लो, परमाणु ले लो, तत्व के गुण हैं, परमाणु के गुण हैं, वो इसके द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार, कुछ भी ले, एएमयू कहते हैं उसे, एटॉमिक मास यूनिट। तो वो उनके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, गुण, रासायनिक और भौतिक गुण उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यह मेंडलीव साहब ने कहा था। इन्होंने जो नियम दिया था वो इस प्रकार था कि परमाणु के रासायनिक और भौतिक गुण, ये शॉर्ट टर्म आप समझ आएगा, रासायनिक और भौतिक गुण उसके या उनके ले लीजिए, उनके द्रव्यमान के आवर्ती के फलन होते हैं। अब आवर्ती के फलन होते हैं, शब्द थोड़ा सा अटपटा लग रहा है आपको, इसे समझिएगा। आवर्ती का फलन सीधा आप इतना ही ध्यान रखिए कि एक निश्चित आवर्ती यानी कि निश्चित अंतराल के बाद उनमें समानता ही दिखाई देती है। इसका सीधा मतलब यही है। इन्होंने कहा कि द्रव्यमान के, यहाँ पर शब्द याद रखने योग्य है, द्रव्यमान के, आगे जो हम विभिन्नताएं पढ़ेंगे उसमें यह शब्द काम आएगा आपके, द्रव्यमान के आवर्ती के फलन होता है। इन्होंने परमाणु भार के आधार पर अपना जो नियम है वो दिया। अब चलते हैं आगे। इन्होंने अपने नियम में अपनी जो सारणी दी थी, मेंडलीव की आवर्त सारणी में 7 आवर्त थे, 7 आवर्त और 8 वर्ग थे। एक वर्ग को उपवर्ग बनाया तो हो गए 9 वर्ग। तो कहीं पर 8 लिखे होते हैं, कहीं पर 9, लेकिन आप ध्यान रखना 9वां जो है एक वर्ग को उपवर्ग बना के निकाला गया। और इन्होंने आवर्त की परिभाषा क्या दी, आवर्त क्या होता है वो देखिएगा कि जो क्षैतिज रेखाएं होती है, जो क्षैतिज रेखाएं होती है वो होते हैं आवर्त, और जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती है, ऊर्ध्वाधर खंड होते हैं, वो होते हैं वर्ग। ये वर्ग हो गए और ये आवर्त हो गए। इनको याद रखने का अच्छा तरीका है, ध्यान रखना है अपना मारवाड़ी में कहवे नहीं, आडो पड़ियो है, कई आडो पड़ियो है, तो आडो, आडो से आवर्त, आ फोर आ से आ ध्यान रखना, आडो, आडो पड़ियो है तो आवर्त। यहां से ये याद हो जाएगा सारी उम्र के लिए, ता उम्र नहीं भूलोगे, ट्रिक याद रखना, आडो पड़ियो से आवर्त। जो आडे पड़े हुए हैं वो है आवर्त, और जो खड़े हैं वो है वर्ग। इन्होंने अपने नियम में ये समझाया। और आगे बढ़ते हैं तो इन्होंने ये कुछ बताए कि परमाणु एक निश्चित आवर्ती के बाद, एक निश्चित आवर्ती के फलन के बाद परमाणु के गुण समान पाए जाते हैं। इनके वक्त लगभग 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी। अब आगे बढ़ते हैं इनकी कमियों के बारे में, इनकी कमियां पढ़ते हैं। तो देखिएगा इनकी कमियां क्या थी। इनकी कमियां थी कि यह हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दे पाए। पहली कमी क्या थी, हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दे पाए। इनकी एक विशेषता भी थी, वो आप पहले पढ़ लीजिए, वो सबसे अच्छी विशेषता थी इनकी कि इनमें घमंड नहीं था, इनमें घमंड नहीं था। इन्होंने पहले ही कह दिया था कि
जो हमसे आगे वैज्ञानिक आएंगे वो हमसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट निकलेंगे, वो कुछ और बताएंगे। तो इन्होंने जो फ्यूचर के तत्व थे उनके बारे में पहले ही बता दिया था। इसे थोड़ा सा छोटा करते हैं, आपको दिखाई तो दे रहा होगा कि इन्होंने कहा कि जो हमसे आगे आएंगे महानुभव वो हमसे कुछ ना कुछ बेहतर बताएंगे। तो इन्होंने फ्यूचर में आने वाले तत्वों की पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। कहा था कि इन तत्वों के बाद, इन तत्वों के नीचे जो भी तत्व आएंगे, इन्होंने कहा था इन तत्वों के नीचे जो भी तत्व आएंगे उनके गुण समान होंगे। तो इन्होंने कहा एक का एल्यूमिनियम, ये इन्हें इंडिकेट कर रहा हूं इनके सिंबल से। एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन और एक का बोरोन। इन्होंने 3 तत्व ऐसे दिए वर्गों में। वर्ग था, जो हमने वर्ग पढ़ा था क्या होता है, यहां पर देख लीजिए, जैसे कि यहां पर था एल्यूमिनियम, तो इन्होंने ये जगह खाली छोड़ दी थी। कहा था कि एल्यूमिनियम के नीचे एक तत्व आएगा। अब देखिए, जो वर्तमान में उन तत्वों की खोज हो चुकी है, उन तत्वों का पता लगाया जा चुका है। अब इन तत्व कौन से थे, अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो ये तत्व कौन से थे, यहां पर देखिएगा। एल्यूमिनियम इन्होंने बताया था वो था गैलियम, एक का सिलिकॉन बताया था वो था जर्मेनियम, और एक का बोरॉन बताया था वो था स्केडियम। इन्होंने इन 3 तत्वों की पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। इस मेंडलीव की आवर्त सारणी की सबसे बड़ी विशेषता यही थी। इन्होंने बताया था कि भाई जो वर्ग, एक ही वर्ग में तत्व होंगे उनके गुणों में समानताएं कुछ पाई जाएंगी, एक आवर्त में होंगे उनमें भी एक निश्चित अंतराल के बाद कुछ कुछ अनुपात समान रूप से पाए जाएंगे, इन्होंने ये बताया था। और इन्होंने बताया था कि भविष्य में कुछ तत्वों की और खोज होगी जो समान वर्ग में रहेंगे, उनके गुण समान रहेंगे। जो इस प्रकार थे, एक का एल्यूमिनियम जो भविष्य में निकला गैलियम, एक का सिलिकॉन जो भविष्य में निकला जर्मेनियम, और एक का बोरॉन जो भविष्य में निकला स्केडियम। इस प्रकार इन्होंने बताया। अब देखते हैं, वापस आते हैं इनकी कमियों पर। तो भाई साहब की कमियां थी कि ये हाइड्रोजन के बारे में नहीं बता पाए, ये इनकी सबसे बड़ी कमी थी। और ये एक्टोनाइट और लेंथेनाइट को अपनी सारणी में उचित स्थान भी नहीं दे पाए। तीसरी कमी थी इनकी कि यह परमाणु भार का जो नियम था, इससे ये समस्थानिकों को जगह नहीं दे पाए। अब देखिए समस्थानिक क्या होते हैं। तो समस्थानिक वे होते हैं जिनका स्थान तो समान होता है, परमाणु क्रमांक तो समान होता है, लेकिन परमाणु भार अलग अलग होते हैं। तो देखिएगा कैसे, हम हाइड्रोजन का सबसे बेहतरीन उदाहरण लेते हैं। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 1, 1 मिनट लिखिएगा। ये हो गए हाइड्रोजन के समस्थानिक, इनके नाम भी देख लीजिए। ट्रोटियम, ये ट है, ट्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ये महोदय ने 3 समस्थानिकों के बारे में नहीं बता सके। क्यों? इन्होंने कहा था कि अगर परमाणु भार के आधार पर रखा जाए, बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा जाए, लेकिन यहाँ पर तो परमाणु भार का क्रम बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, लेकिन क्रमांक सेम है, 1 1 1। तो हाइड्रोजन को 3 बार थोड़ी लिखा उन्होंने अपनी सारणी में, उन्होंने लिखा ही नहीं, और ना ही वो इसको उचित स्थान दे पाए। ये इनकी कमी में आता है। समस्थानिक आ गए,
एक्टिनाइड और लैंथेनाइड को ये जगह नहीं दे पाए, ये हम आगे पढ़ेंगे, ये इनकी कमियां थी। इन्होंने कुछ ऐसे तत्व थे जो समान गुण थे, समान गुण वालों को अलग अलग वर्ग में रखा, वर्ग थे वो अलग अलग थे, और कुछ विभिन्न गुणों अलग असमान गुण वालों को एक ही वर्ग में रख दिया। ये इनकी जो थी कमियां थी, ये मेंडलीव साहब की कुछ कमियां थी। अब आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा, और अगर एक उदाहरण से समझा जाए तो देखिएगा, जो परमाणु भार में अनियमितताएं थी, समान गुण वाले असमान गुण वाले में है, तो देखिए आर्गन और पोटेशियम इसके भी उदाहरण है कि कहां पे लिखे है, आर्गन पहले आता है और पोटेशियम बाद में आता है। इसका मतलब क्या है कि पोटेशियम का जो द्रव्यमान है वो अधिक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है कि आर्गन का तो हो गया 39.9 और पोटेशियम का हो गया 39.1। तो परमाणु इन्होंने आर्गन के बाद में पोटेशियम दिया, लेकिन ये इस नियम का पालन नहीं करता है। परमाणु का भार नहीं बढ़ रहा है, उल्टा हो गया, पहले परमाणु का भार ज्यादा है फिर कम है, ये इनकी कमी हो गई। तो ये हो गया मेंडलीव साहब, इन्होंने 7 आवर्त 8 वर्ग दिए। इन्होंने जो 37 रेखाएं होती हैं उन्हें आवर्त कहा, जो ऊर्ध्वाधर होती है उनको इन्होंने वर्ग कहा। इन्होंने द्रव्यमान के आवर्ती के फलन में बताया था। सबसे अच्छी विशेषता ये थी कि इन्होंने भविष्य में आने वाले तत्वों की पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। और इनकी कमियां थी, हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दे पाए, एक्टिनाइड लैंथेनाइड इनके सारणी के बाहर थे, समस्थानिकों को सही रूप से नहीं समझा पाए, और समान गुण असमान गुण वाले तो हमने पढ़ लिए यहाँ पर। अब आगे आते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। जो आधुनिक आवर्त सारणी है अभी हम पढ़ते हैं, वो किसकी देन है, बाबा मोजले। इसे मोजले की आवर्त सारणी के नाम से भी जाना जाता है। तो बाबा मोजले की आवर्त सारणी है, इसे देखिएगा। बाबा मोजले ने 7 आवर्त और 18 वर्ग दिए थे। सात आवर्त और 18 वर्ग दिए थे आधुनिक आवर्त सारणी में। लेकिन इन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग बताया, कुछ फैक्ट बताया जो पीछे वाले जो भी वैज्ञानिक आए वो नहीं बता पाए। तो इन्होंने क्या बताया ये देखिएगा आप। मुख्य रूप से इन्होंने कहा कि जो भार होता है परमाणु का, उनके आधार पर इनके गुण नहीं होते हैं। परमाणु भार के आधार पर इनके गुणों से विभक्त नहीं किया जा सकता। तो इन्होंने क्या कहा वो सुनिएगा। इनका जो मुख्य नियम था वो क्या था कि तत्वों या परमाणु के रासायनिक और भौतिक गुण उनके परमाणु लिख दिए, उनके परमाणु या तत्व के क्रमांक, ध्यान दीजिएगा शब्द आ गया है क्रमांक, के आवर्ती के फलन होते हैं। मेंडलीव साहब और आवर्ती के फलन होते हैं। मेंडलीव साहब और मोजले साहब में सबसे बड़ा अंतर यही था, इन्होंने यहाँ पर क्रमांक शब्द उपयोग में लिया। इनका कहना था कि अगर परमाणु को, तत्वों को उनके
परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया जाए, बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया जाए, तो एक समय निश्चित अंतराल के बाद में उनके गुणों में समानताएं पाई जाएगी। मेंडलीव साहब ने कहा था भार के आधार पर, इन्होंने कहा था परमाणु क्रमांक के आधार पर, जो कि बेहतरीन मॉडल साबित हुआ, बेहतरीन सारणी साबित हुई। तो देखिए इसे छोटा करते हैं और थोड़ा सा ऊपर पहुंचाते हैं, ज्यादा ऊपर नहीं पहुंचाएंगे, अभी इसकी आवश्यकता है, तो थोड़ा सा ऊपर पहुंचाते हैं और इसके बारे में जो इनकी विशेषताएं थी उनका अध्ययन करते हैं। तो चलिए, इन्होंने 7 आवर्त और 18 वर्ग दिए। भाई साहब आ गए 18 पे, वो थे 8 पे, ये आ गए 18 पे, तो बहुत सारे तत्व आ गए थे इनकी सारणी में, ये इनकी विशेषताएं थी। आगे बढ़ते हैं, तो उन्होंने भी रखा और इन्होंने भी रखा, उनका भी ये गुण था कि समान गुणों वाले तत्वों को इन्होंने एक ही वर्ग में रखा, आवर्त में रखा, उन्हें में भी कुछ विशेषताएं थी। तो देखिए समान वर्ग वाले तत्वों में कुछ समान गुण पाए गए, इन्होंने उनके अनुसार रखा था। आगे बढ़ते हैं, इनकी और क्या विशेषताएं थी। इन्होंने उत्कर्ष गैसों के लिए 18वां वर्ग दिया, यानी कि इन्होंने उत्कर्ष गैसों के बारे में भी अच्छी खासी जानकारी दी। आगे बढ़ते हैं, समस्थानिकों को भी एडजस्ट किया। अब समस्थानिक एडजस्ट कैसे हुए, यहां पर समझिएगा कि वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गए, इनको कुछ ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी असमंजस की। इन्होंने उन्हें परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा, यानी कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 था, तो एक जगह पर ही रहा। परमाणु बार पर रखते तो उन्हें 3 हाइड्रोजन को रखना पड़ता। मेंडलीव ने रखा, मेंडलीव रख भी नहीं पाए थे, वो संभव भी नहीं हुआ था, लेकिन परमाणु क्रमांक के आधार पर रखने पर इन्हें कुछ समस्याओं का सामना करना ही नहीं पड़ा, ये इनकी विशेषताएं थी। अब देखिए इनकी कुछ पहले कमियां समझ लेते हैं, उसके बाद में इस सारणी को और अच्छे से हम समझेंगे। सबसे पहले हम आगे की स्लाइड लेंगे समझने के लिए, इसलिए यहाँ पर कमियां समझ लेते हैं। तो देखिए कमियां क्या थी। इनकी कमियां कुछ इस प्रकार थी कि हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दे पाए। आप कहोगे कैसे, तो हाइड्रोजन घुमक्कड़ जाति का है, ये इसकी प्रवृत्ति है घूमने की, ये पहले भी आ जाता है और लास्ट में भी आ जाता है, इसका स्थान अभी भी निश्चित नहीं है, इसके गुण 2 वर्गों से मिलते जुलते हैं। तो पहली बात, ये हाइड्रोजन को स्थिति नहीं कर पाए और एंथेनाइड और लेक्टेनाइड श्रेणी को भी ये प्रदर्शित नहीं पाए, एक्टिनाइड और लैंथेनाइड। तो देखिए एक्टिनाइड और लैंथेनाइड, इनको ये उचित स्थान नहीं दे पाए, यह आवर्त सारणी से बाहर चली गई। अब बाहर कैसे है वो आगे दिखाएंगे हम आपको। इन्होंने एक्टेनाइड और लैंथेनाइड समूह को आवर्त सारणी से बाहर ही रखा, ये इसके अंदर इसको एडजस्ट नहीं पाए। और कुछ समान गुण वाले तत्व थे जैसे कि कॉपर और Hg मरकरी, इन्हें ये अलग अलग वर्ग में रख दिया इन्होंने, ये इनकी कुछ कमियां थी। तो इनकी आवर्त सारणी कैसी दिखती है उसका नजारा आपके सामने प्रस्तुत है। तो देखिए इनकी आवर्त सारणी कुछ इस प्रकार थी। अब इसे हम हल्की सी समझते हैं, ज्यादा नहीं समझेंगे। तो देखिएगा
इन्होंने जो वर्ग दिए थे 18 वर्ग दिए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। राइटिंग मेरी खराब ही है। 13 18 वर्ग दिए थे इन्होंने। ये हो गए वर्ग। अब लेते हैं आवर्त। इन्होंने 7 आवर्त दिए थे। ये हो गए आवर्त। अब देखिए कुछ कुछ की कुछ विशेषताएं हैं जो आगे हम फिर इनको और आगे विभाजित किया गया है। एस पी डी एफ देखिएगा कैसे कि ये जो दो हैं, इस कलर से समझिए कि जो पहले दो वर्ग हैं इन्हें एस ब्लॉक कहा गया। और ये जो 6 हैं 13 से लेके 18 तक, इन्हें पी ब्लॉक, इन्हें पी ब्लॉक कहा गया। और ये जो 10 वर्ग हैं 3 से लेके 12 तक, इन्हें डी ब्लॉक कहा गया। इनकी हम सामान्य जानकारियां है वो आगे लेंगे। और ये जो नीचे की ओर दिखाई दे रहा है आपको, इसे एफ ब्लॉक कहा गया। सामान्य परिचय है, आप आवर्त सारणी से परिचय कर लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको दिख नहीं रहा होगा, वापस लिख देता हूं। लेंथ है नाइड। ये आवर्त ऊपर लिख देते हैं, नीचे लिखिएगा, देखिएगा। लेंथेनाइड और एक्टेनाइड, ये इसको इस आवर्त सारणी में जगह नहीं दे पाए, इनके गुण कुछ अलग थे, इसलिए इन्होंने इसको उठाकर नीचे रख दिया। अब और आगे बढ़ते हैं तो आप देखिएगा कि लाइट चली गई है, तो इसे फास्ट पूरा करते हैं। देखिए इन्वर्टर की इतनी बैटरी है, समझ जाइएगा आप। छोटा करते हैं और देखिए कुछ समूहों को इन्होंने सीधा नामकरण किया था। वो किस बेस पर किया था वो आप देखिए। इन्होंने पहले वर्ग को नाम दिया था क्षारीय धातु का वर्ग कहा गया इसे, पहला वर्ग हो गया। दूसरा देखिए क्षारीय मृदा धातु, अब देखिए इन धातुओं का क्षार बनता है, ये क्रिया ही करती है तो इनका क्षार आसानी से बनता है। अब आगे बढ़ते हैं तो क्षारीय मृदा धातु यानी कि ये ज्यादातर मिट्टी में पाई जाती है। और इसको आदर्श गैस, आदर्श, अक्रिय या नोबेल गैस। अब ये है भाई साहब राजा साहब, जो नोबेल होता है वो राजा होता है। तो राजा साहब कहते थे कि भाई मैं तो अलग रहूंगा, मैं हर किसी के साथ में नहीं बैठूंगा, मैं हर किसी को मुंह नहीं लगाऊंगा। तो ये भाई साहब अलग से ही बैठे हैं, इसका मतलब है ये किसी से क्रिया ही नहीं करते हैं। ये जो तत्व है ये किसी न किसी के साथ क्रिया करते हैं बाकी से, लेकिन ये राजा साहब है ये किसी के साथ हाथ नहीं मिलाते हैं, किसी के साथ गठजोड़ नहीं करते हैं, ये अकेले ही रहेंगे, लगता है कुंवारे ही रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम। देखिएगा 17वां समूह, 17वें समूह को कहा गया हेलोजन वर्ग। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ग है, इसे बहुत पढ़ना पड़ेगा आगे की कक्षाओं में। सॉरी कक्षाओं में आप क्यों पढ़ेंगे, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। और इससे पहले का जो समूह था उसे कहा गया चालकोजन समूह, जो अयस्क का निर्माण करेगा। चालकोजन, इसे क्यों कहा गया चालकोजन, इसकी विशेषता है कि ये बहुत
अयस्कों का निर्माण करेगा। ये अयस्क का निर्माण करेगा, इसे कहा गया है। सॉरी राइटिंग खराब है, प्लीज समझ जाना, ये मेरी वीकनेस है सबसे बड़ी। तो चालकोजन समूह कहा गया। ये हो गया इनका सामान्य परिचय जो हमने पढ़ लिया है। लेकिन अब और आगे बढ़ते हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक इनको याद रखने के लिए शॉर्ट ट्रिक है। ये भी हमने पढ़ा था कि ये जो एक समान होते हैं इनके गुण समान पाए जाते हैं, वर्ग एक ही वर्ग में होते हैं इनके कुछ गुण समान पाए जाते हैं। जैसे आप पढ़ेंगे आगे कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो S1 होगा। इनके बाह्य कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। जो पहला वर्ग है इसके बाह्य कोश में S1 एक ही इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा बाह्य कोश में। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आगे का टॉपिक है, आराम से पढ़ेंगे। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक समान होगा तो एक समान गुण भी दर्शाएंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास S2 होता है। ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, आसानी से समझ जाएंगे, आगे समझेंगे। लेकिन अब हम इनकी याद करने की एक ट्रिक लेते हैं कि इन्हें हम याद करना होगा। तो कैसे करेंगे, तो एक बार इनको मिटा दूं, जो सारी चीज़ें इनको मिटा देते हैं और शॉर्ट ट्रिक पे चलते हैं। ये तो आपने समझ लिया होगा, समझा ना, अच्छे से समझा। तो चलो आगे चलते हैं। आगे का सफर बड़ा ही हसीन है। हसीन का मतलब ज़्यादा मत समझिएगा, हसीन का मतलब अच्छा है, नॉलेजफुल वाला हसीन है। तो आगे बढ़ते हैं कुछ शॉर्ट ट्रिकों की ओर। शॉर्ट ट्रिक हमारे पास इस प्रकार है। सबसे पहले हम पहला लेते हैं। पहले के लिए क्या है, जो पहला वर्ग है उसके लिए देखिएगा। पहले तो लिख लीजिए इनको, आपको उल्टा याद करना पड़ेगा, आसानी से याद होगा। ये हो गए हमारे पहले वर्ग के तत्व, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। ये हो गए पहले वर्ग के तत्व। इन्हें याद करने के लिए सबसे अच्छी ट्रिक है, देखिएगा। कलर अलग लेते हैं। हेलिना, हेलिना की रबड़ी सस्ती और फ्री, सस्ती फ्री। ये हो गई इसकी पहले वर्ग की याद करने की शॉर्ट ट्रिक, हेलिना की रबड़ी सस्ती फ्री। सबसे अच्छी ट्रिक है हेलिना की रबड़ी सस्ती फ्री। अब आते हैं हम दूसरे की ओर। दूसरे वर्ग की भी ट्रिक याद करते हैं, आपको आसानी से याद होगा। इसे छोटा करते हैं, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं करेंगे। अब देखिए दूसरा याद करने में आसानी के लिए आपके लिए हर आसान ट्रिक लेके आएंगे। दूसरा वर्ग बेरियम, मैग्नीशियम, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप, रोए। देखिए ट्रिक तो मैंने बोल दी है, अब आप लिख लीजिए। बेटा मांगे कार। आवर्त सारणी में मैंने ज़्यादा कुछ लिखा या कम था और बोल के ज़्यादा समझाया था, तो उसका मतलब है कि वहाँ से सवाल बहुत कम उठते हैं। जो सीधा समझा के छोड़ दिया जाता है, इसका मतलब है कि आप साधारणतया समझ लीजिए, सवाल कम बनते हैं और जो बनते हैं वो बोर्ड पे लिखाया जाता है। और भी हम आगे 100 से 200 300 जितने भी केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं उनका भी सॉल्यूशन करेंगे। जो टॉपिक यहाँ से हल्के से छूट सकते हैं, ज़्यादा नहीं छूटेंगे, लेकिन कभी कभी कुछ होता है दिमाग से निकल जाता है, तो वहाँ प्रैक्टिस में आ जाएगा। और प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तो आपका जो डर होगा वो भी खत्म होगा और अभ्यास अच्छा होगा। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम कहाँ पे थे, बेटा मांगे कार।
स्कूटर। बाप आर ऐसे रोए भी लिख सकते हैं और राजी भी लिख सकते हैं कि भाई बेटा मांगे कार स्कूटर और बाप रोए या राजी। अब रोएगा कब? जब बेटा नालायक होगा। बेटा नालायक होगा और कार स्कूटर मांगे तक का तो बाप सर पीट पीट के रोएगा। और अगर बेटा अच्छा होगा, बेटा सुपुत्र होगा, श्रवण होगा, तो बाप राजी होगा और खुशी खुशी बेटे को कार और स्कूटर दिलाएगा। अब नालायक रोए और सुपुत्र है तो राजी। आपको कौन सा यूज में लेना है ये मैं आप पर छोड़ता हूं। समझ गए? बड़े होशियार हो। और छोटा करते हैं, देखते हैं दिखाई देता है या नहीं। कम दिखाई देगा लेकिन एडजस्ट करेंगे। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी था, है। आगे चलते हैं। तो अब हम आते हैं यहां पर सीधा 2, 10, 12 और 1, 13। ये भाई साहब हैं हमारे पास 13, 14, 15, 16, 17 और 18 वर्ग तक है। इनके लिए आप देखिएगा, ये जो 13वां वर्ग है उसकी ट्रिक, बैंगन, आलू, गोभी इन थैला, आयन है। तो देखिए ट्रिक भी हो गई। बैंगन, आलू, गोभी इन थैला। बैंगन, आलू, गोभी इन थैला, ये हो गई यहाँ की सबसे अच्छी ट्रिक। आपको आसानी से याद रहेगी ये ट्रिक। अब आगे चलते हैं 10वें वर्ग की, सॉरी 14वें वर्ग की ओर। छोटा होगा या नहीं होगा देखते हैं। हो तो रहा है। देखिए यहाँ पर लिखते हैं ये, तो देखिए 14वां, चले शिवजी, चले शिवजी संग पार्वती। तो ये देखिएगा वापस ट्रिक, सी से चले, शिव बाबा आ गए भाई, भोलेनाथ की जय हो। शिव जी चले संग पार्वती, पार्वती के बिना शिव जी अधूरे हैं, आदि शक्ति है इनकी। देखिए चले शिव जी संग पार्वती, ये हो गई शॉर्ट रिंग। चले से सी, शिव जी से एस आई, जी से जी और संग से एस एन और लेड पीबी यानी पार्वती। चले शिवजी संग पार्वती, ये हो गया हमारा कौन सा वर्ग? 14वां वर्ग। अब भैया जगह हो गई ओवरलोड, काम होने वाला नहीं है, तो आते हैं कुछ आकार में परिवर्तन की ओर। इसको लेके आते हैं नीचे। भाई साहब नीचे आ जाओ, नाराज क्यों हो? ये सबसे अच्छा तरीका है, इसको नीचे लेके जाते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं जिससे हमारा सारे के सारे तत्व भी आ जाएंगे। चौदहवें वर्ग तक बात हो गई थी। अब आते हैं 15वें पर, बड़ा ही इंटरेस्टिंग वर्ग है, याद रखिएगा। कहाँ पढ़ ले? ऊपर ले, चलो ऊपर लेते हैं। नई पड़ोसन,
आने से सब बिगड़े। अब देखिए भैया, ये है लफड़े वाला। देखिए, नई पड़ोसन, नई पड़ोसन आने से, नई पड़ोसन आने से सब बिगड़े। अब भाई ये ना हो जाए कि लड़के नाराज हो जाए कि हमारे पर कमेंट कैसे कर रहे हो, तो पक्षपात मैं नहीं करूंगा। आपके लिए एक और ऑप्शन देता हूं, नया पड़ोसी, नया पड़ोसी आने से सब बिगड़ी। अब बिगड़ा यूज लेना है या बिगड़ी यूज लेना है वो आप लीजिए, मैं कुछ नहीं कह सकता, पक्षपात बिल्कुल नहीं करूंगा। दोनों ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बिगड़ भी सकता है और बिगड़ी भी हो सकती है, इसका कोई फिक्स कैलकुलेशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, छोटा करते हैं, सॉरी बड़ा करते हैं, छोटे करने से तो समस्या हो जाएगी शायद। भाई साहब जगह बहुत कम पड़ रही है, क्या करें, 13, 14 और 15, ये हो गया भाई साहब 15 हमारे। अब चलते हैं 16वें पे। 70वें पे तो लग रहा है स्लाइड नहीं लेनी पड़ेगी, ये अच्छी सी है। तो देखिए इसकी अच्छे से ट्रिक है, उस से टिपो, कैसी लगी आपको, उससे टिपो, बहुत ही आसान है या नहीं है। उससे टिपो, ओ एस एस ई टी ई पी ओ, उससे टिपो। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, टेलिरियम, पोलिनियम, यह है इसके नाम, उससे टिपो। आगे बढ़ते हैं हम। अब आ गया भाई हमारा 70वां हेलोजन वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ा होगा आपने, आगे पढ़ोगे तो अच्छे से याद रखना। तो देखिए कौन सा है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब देखिए फिर कल बार आई आंटी। भाई आप आंटी को गलत मत समझना, आंटी बाहर तो गई थी, लेकिन बाहर में क्यों गई थी आपको पता है, उसका नालायक बच्चा बाहर में गया था, वो उसको कान पकड़ के लेके आई और फिर बैलेंस से धुलाई की उसकी। आंटी इसलिए गई थी, आंटी बाहर क्यों गई थी, क्योंकि उसका नालायक बेटा था वो बाहर चला गया, उसको लेने के लिए आंटी गई थी। ये समझ जाएगा, आंटी बाहर नहीं गई थी, आंटी का बेटा बाहर गया था, उसको लेने के लिए आंटी गई थी। फिर कल बाहर आई आंटी, ये हो गई ट्रिक। आगे चलते हैं 18वें ग्रुप पे। तो देखिए यहाँ पर बॉलीवुड की सारी हीरोइनियों को लेके आते हैं। हीलियम, कलर चेंज कर लेते हैं, आसानी से समझ में आएगा। ये वाला लेते हैं, हल्का सा छोटा करते हैं, ओहो सॉरी सॉरी बहुत बड़ा हो गया, दिख रहा है अच्छे से। हम्म, कलर लेते हैं ये वाला। अब देखिएगा, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, नियोन,
याद आए। अब देखिए यहाँ पे आते हैं बॉलीवुड जगत की सारी हीरोइनियाँ, इनको हम 12-12 करोड़ नहीं देंगे, बहुत सस्ते में आएंगी हमारे, देखना। हिना, नीना और कटरीना के एक्सरे रंगीन। भैया पैसे वालों के तो एक्सरे रंगीन ही होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट तो गरीबों की दुनिया होती है, नहीं होती है, बहुत मजे लेते हैं, कम पैसों में ज्यादा एंजॉय। ये है अब हीरोइनिया हिना, नीना और कटरीना के एक्सरे रंगीन 18वें वर्ग को याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक है। हिना, नीना और कटरीना के एक्सरे रंगीन हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनॉन। ये हो गई हमारे 18 वर्ग की 18 वर्ग हैं इनकी एस और पी ब्लॉक को याद रखने की ट्रिक। डी ब्लॉक की ट्रिक है कुछ खास या विशेष नहीं है, लेकिन फिर भी है, तो हम आगे डी ब्लॉक पढ़ेंगे, उसके अंदर अध्ययन करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक, टाइम गई हो, आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक देखिए। तो आईयूपीएससी, आईयूपीएससी वीडियो टाइम पीरियड, आईयूपीएससी टॉपिक देखते हैं। तो इसमें देखिएगा आईयूपीएससी एक संस्था है, आईयूपीएससी एक संस्था है, इसमें कुछ तत्वों के नामकरण के बारे में कुछ नियम दिए। देखिए इन्होंने कहा कि जिन तत्वों परमाणुओं का क्रमांक ग्रेटर देन 100 है, जो 100 से आगे के परमाणु तत्व हैं, उनके नामकरण के लिए एक विशेष विधि का उपयोग किया गया है। वो देखिएगा कि इन्होंने कहा जो विशेष है उनके लिए, पहले तो आप जो शब्दों का काम लेंगे उनका देखिएगा। 0 को इन्होंने नील कहा, 1 को अन कहा, 2 को बाई कहा, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, थोड़ा ऊपर लेते हैं, 8 को ऑक्ट, 9 को कहा इन। ये नील हिंदी आ गई, यहाँ पे देख लो, हिंदी का प्रेम है भैया, कहीं पे नजर आ जाता है। तो इन्होंने ये पूर्व अनुलग्न, अनुलग्न और बीच में जो भी लगेंगे इसके अनुसार लगेंगे। देखिए किस तरह से लगेंगे, तो इन्हें साधारण उदाहरण द्वारा समझते हैं। अगर कोई तत्व है 101 पे, 102, 103, 104, 100 से ऊपर है, तो देखिएगा कैसे, मान ली 107 का लेते हैं, तो इसका नाम किस तरह से रखेंगे हम, वो देखिए। एक हो गया यानी कि अन, नियम है कि जो कैपिटल लेटर होता है, पहला लेटर होगा वो कैपिटल लेटर में लिखेंगे, तो लिखते हैं अन, यू बड़ा हो गया, कैपिटल हो गया। फिर आता है 0, जिसे नील NIL से डिनोट करते हैं, यहाँ पे लिख दिया NIL। 7 को लिखते हैं हम सेप्ट, SEPT। अब इसके पीछे लगाते हैं IUM। अब इसे जो हम इंडिकेट करेंगे वो किससे करेंगे, इसका सिंबल क्या होगा वो देखिएगा। पहला अक्षर सबका ले लीजिए, अन का U, नील का N और सेप्ट का S। पहला कैपिटल, फिर छोटा n और फिर सेप्ट का S, ये हो गया इसका सिंबल। एक और उदाहरण लेते हैं, अलग से आप समझिएगा। हम लेते हैं जिसकी ट्राई का, समझिए इसमें कुछ विभिन्नताएं हैं। एक का अन, यू कैपिटल में, 0 n आ गया, नील आ गया, फिर आते हैं ट्राई पे। अब देखिएगा यहाँ पर IUM लगाया, लेकिन यहाँ पर I पहले से है, तो यहाँ पर IUM न लगाकर सिर्फ और सिर्फ UM लगाएंगे। अब इसका देखिए सिंबल क्या है, प्रतीक क्या है, तो देखिए सबसे पहले लेंगे U कैपिटल में, पहला अक्षर U है। अलग कलर के पेन से देखना चाहो तो देखो U, M और T, 3 लेंगे,
इसमें से सबसे बड़ा होगा U, फिर होंगे स्मॉल लेटर N और T। ये हो गया इसका सिंबल। और देखना चाहो तो और देख लो। 115 लेते हैं। अब बिना देख के करने की कोशिश करोगे आप 5-7 बार। मैं तो कहता हूँ 1 से 118 तक देख लीजिए, आसानी से याद हो जाएंगे। तो देखते हैं 115 पे 1 का हो गया अन, एक और आ गया तो क्या हुआ, हमारे पास अन बहुत सारे पड़े हैं, जितने चाहिए उतने लेंगे, लेकिन 118 तक एक एक दो बार ही आएंगे, ध्यान रखना। अन और फिर 5 का पेंट। सिंबल क्या होगा, यू कैपिटल, यू स्मॉल और पी स्मॉल। ये हो गया इसका सिंबल। आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा आगे क्या बढ़ेंगे। आज के टॉपिक यहीं पे समाप्त होते हैं हमारे। तो आज हमने क्या पढ़ा एक बार सुनिएगा। आज हमने आवर्त सारणी के लिए उसकी पहले तो जो रूप निर्धारण किया गया था, उसकी नींव रखी गई थी, उनके बारे में पढ़ा था। डोबेराइनर का त्रिक पढ़ा, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत पढ़ा, मेथड लोयर साहब का वक्र पढ़ा, फिर हमने मेंडलीफ के आवर्त सारणी पढ़ी, और फिर हमने अंत में आधुनिक आवर्त सारणी मोजले की आवर्त सारणी का अध्ययन किया गया था। सब में कमियां थी, मोजले की भी कुछ कमियां थी, वो उनको लेंथेनाइड और एक्टेनाइड को आवर्त सारणी में जगह नहीं दे पाई। और फिर हमने आगे उनको वर्गों को याद रखने की शॉर्ट ट्रिकें पढ़ी। और आगे हमने क्या पढ़ा था, IUPAC नामकरण 101 से 118 तत्वों की जो थे उनके नामकरण पढ़े। यहीं पर हमारा टॉपिक समाप्त होता है। फिर मिलेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।